अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक कर दी ही दिया है तो इसके तीन मकसद हो सकते हैं कि आप ह्यूमन कैपिटल प्राइटरी स्ट्रीम ओंटारियो और प्रोविंस ओंटारियो ने जो कंडक्ट की है उसके बारे में कुछ नहीं जानते और जानना चाहते हैं, या दूसरी वजह ये हो सकती है कि ओंटारियो ने आपको नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट अचानक इशू तो कर दिया है लेकिन आपको ये नहीं पता कि उसका करना क्या है। तीसरी वजह ये हो सकती है कि अब आपने अपना पीआर प्रोसेस स्टेप अप करना है, स्पीड अप करना है, एंड यू हैव टू प्लान योर फ्यूचर सो दैट यू डू नॉट मिस अ सिमिलर ड्रॉ इन फ्यूचर। सो यू हैव क्लिक्ड राइट वे। एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए आई नीडेड सम रिसर्च एंड टू प्रिपेयर दिस प्रेजेंटेशन एंड एवरीथिंग सो दैट एवरीबडी वुड बी एबल टू गेट बेनिफिट। सबसे पहले एक बात, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बेल का आइकन प्रेस करें। वीडियो देखें, इसको फॉलो करें और दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद करते हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपको बहुत कुछ अहम मालूमात मिलेगी एंड आई ट्राई माई बेस्ट कि एक वीडियो में आपको कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो में सारी चीज़ें एक साथ बता दें। सबसे पहले, व्हाट इज़ सो स्पेशल अबाउट दिस ड्रॉ? This is for the first time people who are outlander, people who are not French speaking, and people who do not have a connection in the form of job offer have been invited, and all those NOCs from healthcare are, most of them are a licensed profession in the province of Ontario. That means वो लोग जिन्हें इंतज़ार था कि फेडरल ड्रॉ का कट ऑफ कूल डाउन हो तो उनको इनविटेशन मिले, बट दे वर डिसअपॉइंटेड। या ड्रॉ जनरल होती है तो उसका कट ऑफ बहुत हाई होता है, या फिर पीएनपी ड्रॉ होती है, या अगर हम कोविड के दौर में चले जाए तो सीईसी ड्रॉ होती रही है। तो वो लोग क्या करें जो कि डॉक्टर, फिजिशियन डेंटिस्ट, फिजियो, फार्मासिस्ट, सर्जन और नर्सिस थे, या इसी तरह के अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशन में इन्वॉल्व थे, उनका क्या होगा अब? जी बिल्कुल बात सही है, क्योंकि तालीम हासिल करने में ये तमाम प्रोफेशन है, दे आर प्रोफेशनल एजुकेशन किसी भी स्टैंडर्ड से आउटसाइड ऑफ कैनेडा भी कर देखा जाए तो इसके लिए एक मुश्किल ट्रैक है जिससे पास करके आप एक फिजिशियन, डेंटिस्ट, फिजियो या फार्मासिस्ट, सर्जन बनते हैं। तो इनकी इतनी अहम तालीम, इतनी मुश्किल तालीम, इतने आप एक्सपेंसेस इनकर करने के बाद, व्हाट इफ़ दे आर नॉट बेटर ऑफ देन पीपल who are who are not who don't have professional education but they are still making wave and they have been able to reach to Canada. That is the entire concept in my understanding behind Bill 19, to bring in people who actually have value for Canadian economic activities and Canadian job markets. Okay, let's begin right away. आज इस वीडियो में क्या देखने को मिलेगा? सबसे पहले एज हाई ह्यूमन कैपिटल प्रायोरिटी स्ट्रीम की एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है। सेकेंडली हम बात करेंगे कि हाउ टू बी विजिबल टू OINP। याद रखें ओंटारियो उन प्रोविंसेस में से है जिनको आप एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट नहीं कर सकते। ओंटारियो विल कम after you pick you up from the pool by issuing a notification of interest. That means it's a different province and we must know how to deal with it. Educational credential assessment it has a somewhat different over here, because when you order a ECA report from any ECA authority, some of them would not by default share it with the provinces. That means you have to take some action. We'll discuss that in detail because that's a very important element. What to do with NOI? आप एक रात सो रहे थे, वन फाइन मॉर्निंग आपको पता चलता है जी Ontario has invited you and interested in you. What to do with that? सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट दो दफ़ा शायद रिपीट हो गया गलती से, लेकिन मैं करेक्शन इसकी नहीं करूँगा। हम अब आगे जाएंगे तो हम इसको देख लेंगे। इसमें जो आखिरी पॉइंट है वो बेसिकली है कि व्हाट हैज़ बीन द पास्ट ट्रेंड ऑफ व्हाट हैज़ बीन द पास्ट ट्रेंड ऑफ ओंटारियो हेल्थ केयर IT के अलावा किसको किसको इन्वाइट करता रहा, क्योंकि कल से ये सवाल किया जा रहा है कि वाज भाई हमारा क्या होगा जो हम ना हेल्थ केयर में है ना IT में है, क्या हमारा कोई चांस है? बिल्कुल आप लोगों का चांस है। इस वीडियो को पूरा भी देख सकते हैं और स्किप करके उस चैप्टर तक भी जा सकते हैं। ऑलराइट, एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट क्या है? सबसे पहले एक्सप्रेस एंट्री पूल में आपको होना ज़रूरी है। अगर आप पूल में नहीं हैं और सिर्फ ख्यालात हैं आपके, उधर से आपके कनाडा में बहन भाई बैठे हैं जो आपको पुश कर रहे हैं कि जी आएँ और इसको टेस्ट दें, आइल्स करें, ECA करें, या कुछ लोग हैं जिनका सोचते सोचते आइल्स कभी नहीं दिया या आइल्स दिया एक्सपायर हो गया। हर एवरीबडी हु इज़ एलिजिबल शुड वेक अप हु मीट्स दिस रिक्वायरमेंट। क्या रिक्वायरमेंट है वो? सबसे पहले यू हैव टू बी इन एक्सप्रेस एंट्री पूल। दैट मीन्स आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। अगर आप पूल में नहीं हैं तो आप किसी भी जगह नहीं हैं। तो एक्सप्रेस एंट्री में उस पूल रेंज में, फॉर एग्जांपल अगर ओंटारियो कहता है कि इस NOCs पे वी नीड पीपल एंड आई एम इंटरेस्टेड इन दिस वी आर इंटरेस्टेड इन दिस प्रोफाइल, the profile who are created under certain range, or maybe profile who have certain CRS, for example 479 to 489, something like that. Same happened in the last draw.
So Ontario would always target based on two things. One would be the CRS, another would be NOC. लेकिन उसकी एलिजिबिलिटी की रिक्वायरमेंट क्या है? एलिजिबिलिटी की फर्स्ट रिक्वायरमेंट तो ये कि आपको पूल में होना ज़रूरी है सबसे पहले. सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या? यू शुड बी विलिंग टू सेटल इन ओंटारियो. अब ओंटारियो को मैं अपनी ये विलिंगनेस कैसे दिखाऊं कि मैं ओंटारियो में सेटल होना चाहता हूं? देखिए बहुत आसान सी बात है. हर वो शख्स जिसका कनाडा में कोई नहीं है, उसको सिर्फ एक बात पता है कि पीआर मिलने के बाद मुझे पियर्सन एयरपोर्ट पर उतरना और मिसिसागा या ब्रैम्पटन चले जाना है. दैट इज़ हाउ देसी पीपल आर थ्राइविंग ओवर देयर. और यही वजह है कि एक इन्फ्लक्स है. तो जो लोग कनाडा को नहीं जानते उनकी मंजिल वैसे भी ओंटारियो है, और अगर ओंटारियो आपको खुद इनवाइट कर रहा है तो इसमें आपका क्या जाता है? ठीक है. दैट मीन्स सेकेंड पॉइंट इज़ विलिंगनेस टू सेटल. अगली स्लाइड्स में मैं आपको बताऊंगा कि विलिंगनेस कैसे दिखाते हैं. थर्ड रिक्वायरमेंट है कि यू नीड टू हैव अ 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन द टारगेटेड एनओसी आउट ऑफ लास्ट 5 ईयर्स. ओके, और ये एनओसी आपका प्राइमरी एनओसी होना चाहिए. अब मैं प्राइमरी एनओसी ओंटारियो को कैसे पता है ये भी मैं इस वीडियो में आपको आगे जाके बताऊंगा कि वो क्या तरीका होता है. लेट मी सम अप दिस स्लाइड. तीन रिक्वायरमेंट है. बी इन द पूल विद हैविंग अ CRS. अब 359 360 ऑफ कोर्स ये नहीं हो सकता. क्यों ऐसा नहीं हो सकता? क्योंकि फॉर एग्जांपल ओंटारियो looks at its own unemployment job opening and sees that okay, we need 2200 dentists. So how they would to choose कि 2200 डेंटिस्ट जो हैं पूरे साल में उन्हें लेने, तो वो कहाँ से आएंगे? डेंटिस्ट तो डिसाइड कर लिया, लेकिन अगर वो पूल में जाते हैं तो पता चलता है जी 6000 डेंटिस्ट हैं. अब 6000 में से 2200 डेंटिस्ट किस तरह निकाले जाए? उसका सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है. कनाडा का कोई प्रोविंस, कनाडा की फेडरल अथॉरिटी आपको नहीं जानती, वो जानती है आपके CRS से. योर CRS, योर रिप्रेजेंटेटिव. अगर ओंटारियो साल में 2200 डेंटिस्ट ढूंढ रहा है तो उनमें से एक आप भी हो सकते हैं. उसका तरीका क्या है कि आप यू हैव टू विन द रेस, यू हैव टू बी एट द टॉप ऑफ द कर्व. जी 22, अगर 6000 इस वक्त डेंटिस्ट मौजूद हैं तो आपको उन 2200 में आना है, मे बी उन 200 में आना है. उसका सिर्फ एक तरीका है, बेस्ट पॉसिबल आइल्स. और डेंटिस्ट की तो वैसे भी डिग्री कैनेडियन इक्विवेलेंस के लिहाज से प्रोफेशनल डिग्री मानी जाती है. इसका मतलब है आपको सिर्फ PhD से नीचे पॉइंट मिल रहे हैं. मास्टर्स इक्विवेलेंस से आपको मतलब है कि यू आर बीटिंग द क्राउड ऑलरेडी. व्हाट यू नीड? यू नीड बेस्ट आइल्स. अब देखें, फिजियोथेरेपिस्ट, डेंटिस्ट, फिजिशियन, स्पेशलिस्ट, लैब टेक्नोलॉजिस्ट, फार्मासिस्ट, जितने भी ये प्रोफेशन है पूरी दुनिया में ज़्यादातर ये इंग्लिश में पढ़ाए जाते हैं. स्पेशली अगर पाकिस्तान की बात करें, इनमें से सारी प्रोफेशनल एजुकेशन इंग्लिश में होती है. तो क्या वजह है कि आप 206 हड्डियों की डेप्थ में तक जा सकते हैं इंग्लिश में, लेकिन आइल्स को क्रैक नहीं कर सकते? क्यों? जबकि आप एक फिजिशियन है. क्या है वजह है कि दांतों के वो नाम और वो चीज़ें भी जानते हैं अंग्रेज़ी में, लेकिन आप आइल्स में एक्सेल नहीं कर सकते. यू कैन सर्टनली एक्सेल. फार्मासिस्ट को ले लें, extremely complex subject. You study for 5 straight years in the language which is called English. So there is no point you can crack it. Okay, being in the pool, you have to show your willingness to settle in Ontario, and you have to have 1 year of experience in last 5 years. uh, इन अ प्राइमरी एनओसी विच इज़ बीइंग टारगेटेड बाय ओंटारियो. यहाँ पे इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होइएगा कि एक साल में तो पॉइंट्स कम बनते हैं. एक साल इसलिए कहा जा रहा है, फॉर एग्जांपल आपने डेंटिस्ट के तौर पे लास्ट 5 ईयर्स में एक साल काम किया, लेकिन 2 साल आप डेमोस्ट्रेटर या टीचर रहे या एडमिन की जॉब की, तो आपने 2 साल एडमिन के लिए, 1 साल आपने डेंटिस्ट्री कर लिया, डेंटिस्ट के एनओसी को प्राइमरी बनाया, 3 साल के एक्सपीरियंस जो कि CRS के स्केल पे मैक्सिमम आपको फॉरेन वर्क एक्सपीरियंस दे देते हैं, काम हो गया आपका. दैट मीन्स मल्टीपल एनओसी कंबाइन करके आप CRS टेबल पे मैक्स पॉइंट तो ले रहे हैं. ओके, लेकिन उस मल्टीपल एनओसीज में से जो एनओसी जिसको ओंटारियो ढूंढ रहा है वो आपका प्राइमरी एनओसी होना चाहिए. एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल में किस जगह आपको जाके वो चेंज करना है ये भी मैं आपको बताऊंगा. ओके, हाउ टू बी विजिबल टू एन OINP. ओंटारियो आपको किस तरह देखें, क्योंकि मैंने शुरू में ही बात कह दी कि यू कैन नॉट सबमिट एन एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट टू द प्रोविंस ऑफ ओंटारियो. ये कोई ऑप्शन नहीं है कि आप ओंटारियो को खुद जाएं एज अ फॉरेन कैंडिडेट जिसके पास जॉब ऑफर नहीं है, ओंटारियो यूनिवर्सिटी से कोई एजुकेशन नहीं है और कोई ऐसा कनेक्शन मौजूद नहीं है. तो हाउ दे कैन एक्सप्रेस दैट येस आई एम इंटरेस्टेड. तो आई एम सो दैट
व्हेन ओंटारियो कम्स टू द पूल दे वुड बी द प्रोविंस शुड बी एबल टू सी यू। दो काम करने पड़ेंगे, यू हैव टू चूज़ द राइट प्राइमरी एनओसी। जिस तरह मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अगर आपके मल्टीपल एनओसीज हैं तो उनमें से एक उस एनओसी को जो ओंटारियो में इन डिमांड है उसको यू हैव टू चूज़ एज द प्राइमरी एनओसी, एंड यू हैव टू चूज़ ऑल ओंटारियो ऑल प्रोविंसेस एंड एक्सप्रेस प्रोफाइल। ये दोनों काम कैसे करें? ओके, ऑलराइट, ये जो स्क्रीनशॉट आप देख रहे हैं दिस हैज़ बीन टेकन फ्रॉम एन एक्चुअल एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल। दैट मीन्स इस जगह पे अगर आपका एनओसी अगर मल्टीपल हैं तो उनमें से वो एनओसी सर्च करना है जो कि ओंटारियो ढूंढ रहा है। फॉर एग्जांपल फिजिशियन का, फॉर एग्जांपल स्पेशलिस्ट का, फॉर एग्जांपल सर्जन का, फिजियोथेरेपिस्ट का, लैब टेक्नोलॉजिस्ट का, ऑल अदर अलाइड प्रोफेशन। इसी तरह आईटी रिलेटेड जितने भी एनओसीज हैं, जो डेटा साइंटिस्ट हो गए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर, डेवलपर हो गया, कंसल्टेंट्स हो गए, यू हैव टू पुट योर एनओसी हियर, हिट द सर्च बटन एंड आंसर सब्सिक्वेंट क्वेश्चन। फिर आप जब वर्क हिस्ट्री सेक्शन में एक्सप्रेस एंट्री पूल में जाते हैं तो वहाँ बेशक आप 2-3 एनओसीज में जो भी वर्क एक्सपीरियंस है वो आप लिख सकते हैं, लेकिन वो एनओसी जिसकी बुनियाद पर ओंटारियो आप तक पहुँचेगा वो ये स्क्रीन है एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल की। सेकेंडली, हाउ टू चूज ऑल प्रोविंसेस। जब आप प्रोफाइल क्रिएट करते हैं एप्लीकेशन डिटेल में देयर इज अ सेक्शन व्हेन सिस्टम वुड आस्क व्हिच प्रोविंस और टेरिटरी वुड यू बी इंटरेस्ट टू कंसीडर लिविंग इन। बहुत सारे तरीके हैं, दो तरीके हैं इसके, या फिर आप ऑल प्रोविंसेस कर लें या स्पेसिफिकली तमाम को सेलेक्ट कर लें। दैट मीन्स दो काम अगर आपने ये कर लिए तो आप ओंटारियो के विजिबल हो गए। ओंटारियो से एनओआई देने लाने की फिर एक ही दो क्राइटेरिया रह जाएंगे कि जब वो ड्रॉ करे तो आप उसको विजिबल हो, और दो क्राइटेरिया क्या होंगे, आपका सीआरएस उस रेंज में आता हो और आपका प्राइमरी एनओसी वही हो विच इज़ इन डिमांड इन ओंटारियो। दैट्स इट। शुरू में मैंने बात की थी कि एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट की अहमियत क्या है। तमाम नॉन कैनेडियन एजुकेशन वुड नीड एन ECA रिपोर्ट विच इज़ कॉल्ड एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट रिपोर्ट, और उसके लिए मुख्तलिफ बॉडीज़ को असाइन किया गया है, अप्रूव किया गया है। लेकिन अगर आप लाइसेंस प्रोफेशन की बात करें तो कुछ प्रोफेशंस ऐसे हैं जिनके लिए ECA स्पेशल अथॉरिटीज़ हैं, जैसे फिजिशियंस और सर्जन्स के लिए मेडिकल काउंसिल ऑफ कनाडा है। अगर आप फार्मासिस्ट हैं और आपका एनओसी भी फार्मासिस्ट का, दैट मीन्स यू विल हैव टू चूज़ योर एनओसी जहाँ पे आपको PEBC से करवाना पड़ेगा। और ये एनओसी आप अगर कोर फार्मासिस्ट और का एक्सपीरियंस भी यानी एनओसी भी वही है जो कि फार्मासिस्ट का होता है तो इसका मतलब PEBC करवाना पड़ेगा। इसी स्क्रीन पे आई विल पुट अप अ कार्ड सो दैट यू कैन क्लिक ऑन द लिंक इफ़ यू आर अ फार्मासिस्ट और यू आर कंफ्यूज कि मुझे कहाँ से ECA करवाना चाहिए, तो क्लिक ऑन दिस लिंक विच इज़ विजिबल ऑन द स्क्रीन सो दैट यू कैन सी कि फार्मासिस्ट होने के नाते आपका ECA कहाँ से होगा, PEBC से या किसी और फार्मासिस्ट अगर आपका बैकग्राउंड है तो। एक्सपीरियंस तो अलग चीज़ है, ठीक है जी। देखिए, फार्मासिस्ट के लिए मैंने आपको कह दिया PEBC है, इसके अलावा कोई आपके पास चॉइस नहीं है। अगर फार्मासिस्ट एजुकेशन नहीं, अगर फार्मासिस्ट आपका एक्सपीरियंस है, अगर आप मार्केटिंग या सेल्स में हैं या यूनिवर्सिटी लेक्चर हैं या एडमिन में या कोई दूसरा काम कर रहे हैं तो आपको PEBC से इवेल्यूशन की ज़रूरत नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर आप टीचर हैं, आप यूनिवर्सिटी लेक्चरर हैं, एजुकेशन आपकी फार्मासिस्ट की है, तो ये बात जहन में रखें कि आप एजुकेशन वाइज तो फार्मेसी का बैकग्राउंड रखते हैं लेकिन प्रोफेशनली आपका बैकग्राउंड फार्मासिस्ट का नहीं है। दैट मीन्स अगर ऐसी कोई ड्रॉ होती है जिसमें फार्मासिस्ट को चूज़ किया जाएगा तो यू विल बी एक्सक्लूडेड बिकॉज यू हैव अ एजुकेशनल बैकग्राउंड एज अ फार्मासिस्ट। फार्मेसी बैकग्राउंड तो है लेकिन फार्मासिस्ट का एक्सपीरियंस नहीं है। इन कंट्रास्ट अगर आपका फार्मेसी बैकग्राउंड भी है और आपका एनओसी भी फार्मासिस्ट का है जो, तो जाएं अपने प्राइमरी एनओसी में उसको चूज़ करें और बाकी सारे एक्सपीरियंस जो नॉन फार्मेसी का है, फार्मासिस्ट का है, वो अपने वर्क हिस्ट्री में मेंशन कर दें, लेकिन प्राइमरी एनओसी वही चूज़ करें जो मैंने आपको पिछले स्क्रीन पे दिखाया था। डेंटिस्ट, फिजियोस, नर्सेस, थेरेपिस्ट और हेल्थ रिलेटेड जितने भी दूसरे एनओसीज़ हैं उनके लिए कोई स्पेशल स्पेसिफिक एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट बॉडी नहीं है, आप जिससे चाहें करवा सकते हैं एज लॉन्ग एज आपके उस मुल्क की वो यूनिवर्सिटी इज़ एक्सेप्टेबल टू द ECA। अगर वेस है, IQS है, CES है और आपकी यूनिवर्सिटी को एक्नॉलेज करता है तो जाके करवाएं। लेकिन मैं अब यहाँ पे एक चीज़ सजेस्ट करना चाहूँगा। इन मोस्ट केसेस माई एक्सपीरियंस इज मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ ऑफ मोस्ट कंट्रीज आर एक्सेप्टेड बाय IQAS, और बहुत सारे इंस्टेंस ऐसे हैं जिसमें फिजियोस को IQAS ने मास्टर इक्विवेलेंस दी है बहुत आसानी से। इसके लिए स्क्रीन पे शायद इस वक्त देखें तो आपको एक लिंक नज़र आ रहा होगा, दैट हाउ टू गेट योर एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट डन फ्रॉम IQAS।
ऑलराइट, देर इज़ अ लिटिल रिक्वायरमेंट इफ़ यू आर इन्वाइटेड बाय प्रोविंस ऑफ ओंटारियो और आपका एनओसी अगर अगर आपका ईसी किसी खास ईसी अथॉरिटी से हुआ है तो यू विल हैव टू अप्रोच द ईसी अथॉरिटी एंड रिक्वेस्ट देम टू शेयर योर क्रेडेंशियल योर ईसीए रिपोर्ट विद द प्रोविंस, अदरवाइज इट वुड नॉट बी विजिबल। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कंपेरेटिव एजुकेशन सर्विसेज से अपना ईसीए करवाया तो यू विल हैव टू सबमिट एन ऑनलाइन रिक्वेस्ट फॉर्म आस्किंग दैम ये काम आपको कब करना है। देखिए ये बात समझ लें, सबसे पहले ये बात समझ लें कि ये काम उस वक्त करना है जब ओंटारियो आपको इनवाइट करे। बिला वजह मैं नहीं कहूँगा कि पैसा खर्च करने की ज़रूरत है, होल्ड इट ऑन फॉर अ वाइल। जब आप देखें कि ओंटारियो आपको इनवाइट करेगा, इनवाइट करता है, नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट अप्रोच करता है, तो उसके बाद होगा ये कि यू विल गो टू द योर ईसी बॉडी एंड आस्क। लेकिन ये केस ये समझ लें कि ये प्राइमरी एप्लीकेंट के लिए ही रिक्वायरमेंट है। इसके अलावा आपने क्या करना है, कंपेरेटिव, लेट्स डू इट वन बाय वन। कंपेरेटिव एजुकेशन सर्विसेज जिसे हम CES कहते हैं, उसको आपने ऑनलाइन एक रिक्वेस्ट सबमिट करने पे पड़ेगी। मेडिकल काउंसिल ऑफ कनाडा, यू विल हैव टू ऑर्डर अ कॉपी जिसमें आप इंडिकेट करेंगे कि इसका रेसिपिएंट OINP होगा। सेम इज़ द केस विद वर्ल्ड एजुकेशन सर्विस, जहाँ पे आपको एक कॉपी ऑर्डर करनी पड़ेगी ऑनलाइन, जहाँ पे आप कहेंगे कि जी इसका रेसिपिएंट जो होगा वो OINP होगा, यानी ओंटारियो नॉमिनेशन प्रोग्राम। इसमें एक बात ये समझ लें, जो EC अथॉरिटी मैं यहाँ पे मेंशन नहीं कर रहा, CES, MCC, WS, अगर इसके अलावा इस किसी दूसरी बॉडी से आपने अपना NOC ECA करवाया है तो उसको आपको ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं। फॉर एग्जांपल, अगर आपने IQS से करवाया है तो यू डोंट नीड टू टेक एनी फर्दर एक्शन, IQS बाय डिफ़ॉल्ट शेयर कर लेगा। अच्छा, इसमें एक बात ये समझ लें कि यू हैव टू पे एडिशनल फ़ी सो दैट फॉर एग्जांपल WES वुड शेयर अ कॉपी ऑफ योर EC रिपोर्ट विद द प्रोविंस। ये आपने काम ज़रूर करना है, लेकिन NOI आने के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि जब NOI आए तो ये काम करें, अदरवाइज यू डोंट नीड टू पे एडिशनल फ़ी टू दैट। ओके, व्हाट टू डू विद NOI। NOI होता कैसे है? NOI नोटिफिकेशन ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली एक मैसेज है जो आपके एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल में GC की वाले अकाउंट में अपेयर होता है, और प्रोविंस विल टॉक लाइक दिस, हे Faz Ansari, we are interested in you. That is how you start and you are given the time। इसमें एक कन्फ्यूजन जो कल से सर्कुलेट कर रही है, मैं अगर NOI एक्सेप्ट ना करूं तो क्या मैं टाइम बचा सकता हूं? आप टाइम नहीं बचा सकते। अगर फॉर एग्जांपल ओंटारियो कहता है कि 45 डेज़ में आपको फ्रॉम द डे ऑफ इशुएंस ऑफ NOI यू हैव टू सबमिट एन एप्लीकेशन टू द प्रोविंस, तो आपने वो काम करना है। अगर आप 20 दिन बाद वो एप्लीकेशन शुरू करेंगे तो इसका मतलब ये नहीं कि 20वें दिन से आपको 45 दिन मिलेंगे। आपकी क्लॉक टिक होना शुरू हो जाएगी द मोमेंट यू गेट एन NOI। तो वहाँ से 45 डेज़ यहाँ पे डेडलाइन आपकी स्टार्ट हो जाएगी एंड यू हैव टू कंप्लीट क्रिएट इट। ओके, ब्रीफली बात करेंगे कि हम इस पर क्रिएट करते हैं एक वन की का जो लिंक है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अब आप ये समझें कि एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल आपका GC की में बना हुआ है। एक ओंटारियो की वेबसाइट पे जाके आपने एक अलग वन की का पे अकाउंट बनाना है और वहाँ ओंटारियो को प्रोविंशियल नॉमिनेशन की एप्लीकेशन सबमिट करनी है, ताकि प्रोविंसेस अथॉरिटीज़ वहाँ जो प्रोविंशियल बैठी हुई हैं वो देख सकें कि आपने NOI आने के बाद सारी चीज़ें उनको सबमिट कर दी हैं, इंक्लूडिंग आप उसमें NOI का एक स्क्रीनशॉट भी भेजते हैं कि जी मुझे NOI आया था इस डेट। और जो डॉक्यूमेंट अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसके साथ इसके साथ तमाम डॉक्यूमेंट NOI फ़ी जमा करवाते हैं, उसके बाद प्रोविंस आपको नॉमिनेट करता है। आगे स्टेप क्या होंगे वो मैं डॉक्यूमेंट रिव्यू करने के बाद दोबारा एक दफ़ा आपको बताऊंगा। ठीक है जी। डॉक्यूमेंट नॉर्मली क्या चाहिए? पासपोर्ट चाहिए आपको अपना, और डिपेंडेंट का फ़ोटोग्राफ चाहिए। इसकी आप वो स्पेसिफिकेशन इस्तेमाल कर सकते हैं जो IRCC देता है। IRCC वाली एप्लीकेशन स्पेसिफिकेशन में सॉफ्ट कॉपी चाहिए, हार्ड कॉपी इस पूरे प्रोसेस में होगी नहीं। एजुकेशनल क्रेडेंशियल असेसमेंट, IELTS रिपोर्ट, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट यानी डिग्री एंड ट्रांसक्रिप्ट, एक्सपीरियंस लेटर एज़ पर IRCC फॉर्मेट जिसमें आपके सारी डिटेल वगैरह सब कुछ लिखी हुई हो। ठीक है। एक्सपीरियंस लेटर के अलावा आपको अपॉइंटमेंट लेटर, विजिटिंग कार्ड, वर्क कॉन्ट्रैक्ट, प्रमोशन लेटर, एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच प्रूव दैट यू वर एक्चुअली वर्किंग इन दिस पोजीशन विद दिस कंपनी। सेकेंडली, पे स्लिप एंड बैंक स्टेटमेंट, हर वो डॉक्यूमेंट जो ये साबित करे यू वर एक्चुअली बीइंग पेड आउट ऑफ इट, हर वो डॉक्यूमेंट लगाना है सो दैट यू कैन प्रूव दैट योर एक्सपीरियंस इज जेन्युइन एंड अकॉर्डिंगली स्ट्रिक्टली एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ YNP। सेटलमेंट फंड के डॉक्यूमेंट देने होंगे जिसमें रिक्वायरमेंट वही है जो कि आमतौर पे, यानी
प्रूफ ऑफ फंड की जो रिक्वायरमेंट है कैनेडियन डॉलर में है, और वो फंड आप किसी भी करेंसी में किसी भी दुनिया के बैंक अकाउंट या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अकाउंट में दिखा सकते हैं, और you have to prove कि your funds have been there, and you will have to submit the bank statement and अकाउंट मेंटेनेंस लेटर, जैसे मैंने यहाँ AML लिखा है। ये दो डॉक्यूमेंट आप सबमिट करवाएंगे इसके लिए। प्रूफ ऑफ फंड पे अगर आपका गिफ्ट डीड का क्वेश्चन है तो नेक्स्ट सेक्शन में वो भी मैं आपसे डिस्कस करूँगा कि हाउ टू यू सेटल दे। ये तमाम डॉक्यूमेंट लेंगे, इसके बाद वन की पे अकाउंट अपना क्रिएट करेंगे। वन की होती है कि वन की इस तरह दिखती है, जिसमें आप नॉर्मली जिस तरह कोई ईमेल अकाउंट या कहीं भी अपनी सब्सक्रिप्शन करते हैं या कहीं भी अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो सेम रिक्वायरमेंट है, इसके बेसिस पे आप क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, ये अकाउंट कोई भी क्रिएट कर सकता है, लेकिन ऑफ कोर्स आप इस अकाउंट में से एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट सबमिट नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट लेता नहीं है प्रोविंस ऑफ ओंटारियो। दैट मीन्स कि इससे एप्लीकेशन ही सबमिट हो सकती है, और वही लोग क्रिएट हर कोई कर सकता है, लेकिन इसको कंप्लीट सिर्फ वही शख्स कर सकेगा जो वाकई में ओंटारियो ने जिसको इन्वाइट किया है। सो दिस इज ओंटारियो वन की लिंक लुक्स लाइक। ओके, बैक टू द प्रीवियस स्क्रीन। ये डॉक्यूमेंट लिए आपने, सबसे पहले वन की का अकाउंट बनाया, ये डॉक्यूमेंट ले। एक डॉक्यूमेंट इसमें रह गया रिज्यूमे। रिज्यूमे शुड शो कि आप जो वर्क एक्सपीरियंस क्लेम कर रहे हैं, जिन एम्प्लॉयर से कर रहे हैं, एक्चुअली आप वही करते रहें। तो अपने रिज्यूमे में जब आपने एम्प्लॉयमेंट मेंशन करें तो डोंट फॉरगेट टू राइट योर टाइटल, एम्प्लॉयर नेम, सिटी, स्टार्ट डेट, एंड डेट, एंड ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। ऑफ कोर्स क्योंकि ये रिज्यूम है तो आपको सैलरी मेंशन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो आपके एक्सपीरियंस लेटर पे जो IRCC के फॉर्मेट पे बना होगा आ जाएगा। वन की पे अकाउंट क्रिएट किया, तमाम डॉक्यूमेंट जमा किए। डिपेंडेंट है तो डिपेंडेंट के भी डॉक्यूमेंट, ID डॉक्यूमेंट वगैरह आपने अरेंज किए, और उसने फिर ID डॉक्यूमेंट, स्टेटस डॉक्यूमेंट जो भी वो आपने अरेंज किए। You will submit you will prepare this document, final this document, pay the fee and submit your application. इसके पास 2-3 महीने, वट एवर द प्रोसेसिंग टाइम, नॉर्मली 2 से 3 महीने में आपको पॉजिटिव जवाब आ जाता है ओंटारियो की प्रोविंस की तरफ से। जब ओंटारियो की तरफ से जवाब आ जाएगा, दैट मीन्स योर एप्लीकेशन फॉर द नॉमिनेशन हैज़ बीन अप्रूव्ड। एंड उसके बाद क्या होगा, सम एडिशनल पॉइंट 600 पॉइंट वुड बी एडेड। फॉर एग्जांपल, अगर आपको बुलाया गया था, आप यू वर इनवाइटेड, इफ़ यू वर इनवाइटेड एट ए स्कोर ऑफ 480, दैट मीन्स आफ्टर नॉमिनेशन आपके अकाउंट में एक मैसेज आएगा जो कि कहेगा प्रोविंस ऑफ ओंटारियो हैज़ नॉमिनेटेड यू, डू यू वांट टू एक्सेप्ट दिस नॉमिनेशन। आप एक्सेप्ट करेंगे, थोड़ी देर बाद कुछ दिनों में नॉमिनेशन के 600 पॉइंट रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल, आपका स्कोर था 480, 600 हो जाएंगे, 1080 बन जाएगा आपका स्कोर, 1080। दैट मीन्स कि उस आपका स्कोर 1080 जैसे ही हुआ, उसके बाद जो भी कोई जर्नल ड्रॉ हुई या PNP ड्रॉ हुई, तो उसका कट ऑफ यूजुअली इतना हाई नहीं होता। फॉर एग्जांपल, एक नई ड्रॉ होती है आपके नॉमिनेशन होने के बाद, आपका स्कोर 1080 है, एक ड्रॉ होती है जिसका स्कोर है 800, तो आपका स्कोर है 1080। अगर आपका स्कोर 1080 है और कट ऑफ यहाँ है 800 पे, दैट मीन यू विल गेट एन ITA फ्रॉम द फेडरल। अब आप इस बात के लिए रेडी हैं कि PR एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं टू IRCC। देखते हैं इस वीडियो में और आगे क्या है। I tried my best to cover everything that is being asked these days because I wanted this video to be very very comprehensive। वन की वाली स्क्रीन हम देख चुके हैं। ओके, क्या सब इम्पोर्टेंट पॉइंट, क्या गिफ्ट डीड एक्सेप्टेबल है? बिल्कुल। ओंटारियो हैज़ हिस्टोरिकली बीन एक्सेप्टिंग द गिफ्ट डीड। ये सस्केचुअन की तरह स्ट्रिक्ट नहीं है कि जी मुझे 60 डेज़ की, 90 डेज़ की या 120 डेज़ की ही एजिंग चाहिए। अगर आपके पास एजिंग का कोई इशू है तो यू कैन यूज़ अ गिफ्ट डीड, और उसके बाद लेटर ऑफ एक्सप्लेनेशन। और गिफ्ट डीड के लिए एक वीडियो जो मैंने आपको प्रूफ ऑफ फंड की है, शायद जिस वक्त आपकी स्क्रीन पर नजर आई है, उसको ज़रूर देखें, जिसमें मैंने बहुत डिटेल से बताया गया कि अगर आप फंड्स को गिफ्ट के थ्रू एक्वायर कर रहे हैं और क्योंकि आपके पास एजिंग नहीं है, तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने चाहिए। इस पर उस वीडियो को देख के भी अगर आपका ये सवाल होता है कि जी क्या मैं लगाऊं गिफ्ट डीड या नहीं, तो मैं क्या मैं डोनर का स्टेटमेंट लगाऊं या नहीं, तो मेरा आज भी आपको मशवरा यही होगा कि बिल्कुल लगाएं। इफ़ योर एक्सपीरियंस इन अ प्राइमरी NOC इज लेस देन 1 ईयर विद वन एम्प्लॉयर, लेकिन अगर डिफरेंट एम्प्लॉयर के साथ बैक टू बैक वर्क एक्सपीरियंस है तो लकीली यू कैन कंबाइन दैट। जैसे फॉर एग्जांपल, आप फिजिशियन थे, 6 महीने एक हॉस्पिटल में काम किया, 6 महीने बैक टू बैक दूसरे हॉस्पिटल में आपने अच्छी पे पर ज्वाइन कर लिया। दैट मीन्स 6+6 ज्वाइन करके आप 1 महीने 1 साल का NOC वाली रिक्वायरमेंट जो प्राइमरी NOC में 1 साल की जो रिक्वायरमेंट पूरी कर सकते हैं। बाकी 2 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आप सबको पता है
कि CRS पॉइंट मैक्स उस वक्त होते हैं जब आपका 3 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस होता है। 1 ईयर जो मैं बार बार रेफ़र कर रहा हूँ, इसको ये समझ लें, दिस इज़ अ मिनिमम रिक्वायरमेंट। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जी बिल्कुल एक्सेप्टेबल है। अगर कोई ऐसा सेटअप है जिसके अंदर क्लाइंट आपको एंडोर्स कर सकते हैं और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की इजाज़त है, तो यकीनन आप अपनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को क्लेम कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर एक छोटा सा स्टैरिक है, वो ये नॉर्मल सेटअप है। अगर आप फिजिशियन के तौर पे प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेंटिस्ट के तौर पे प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसके लिए बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि यहाँ पे आप इंडिविजुअल कस्टमर से कोई टेस्टिमोनियल हासिल नहीं कर सकते, कोई एंडोर्समेंट हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वहाँ बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल है, बहुत ईजी है। जहाँ पे आपका क्लाइंट B2B है, तो अपने क्लाइंट से ये बात लिखवा सकते हैं कि आप उनके लिए ये काम करते हैं और यू आर अ सेल्फ एम्प्लॉयड, जिसके लिए आपको बिजनेस रजिस्ट्रेशन, बिजनेस एक्सिस्टेंस, बिजनेस का बैंक अकाउंट, बहुत सारी चीज़ें देनी होगी। आई रिपीट, डेंटिस्ट और फिजियोथेरेपिस्ट की जो प्राइवेट प्रैक्टिस चल रही होती है, जिसमें 1 बाय 1 वो क्लाइंट्स, आज 2 क्लाइंट है, कल 3 है, कल 5 है और 10 है और फिर 0 है, उस तरह की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मेरे नज़दीक एक्सेप्टेबल नहीं है। ओके, लाइसेंसिंग, ज़्यादातर प्रोफेशन जो इनवाइट किए गए वो लाइसेंस्ड हैं कनाडा में, बिल्कुल बात सही है। लेकिन क्या लाइसेंसिंग एक प्री रिक्विजिट है? जी नहीं, मेरे ख्याल में लाइसेंसिंग प्री रिक्विजिट नहीं है नॉमिनेशन के लिए या PR के लिए। आप जब वहाँ अब आप कनाडा आ जाते हैं, पहुँच जाते हैं, उसके बाद आप अगर अपने प्रोफेशन में प्रैक्टिस करना चाहिए तो चाहते हैं, तो यकीनन आपको फेडरल और प्रोविंशियल लाइसेंसिंग जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनसे लाइसेंस लेना पड़ा होगा। नॉमिनेशन की एप्लीकेशन की फ़ी है $1500, जो कि पूरी फैमिली के लिए है, और इसमें एक एप्लीकेंट हो या ज़्यादा हो, फ़ी सेम है। तो मेरे ख्याल में यही होता है कि आपको ये काम, ये फ़ी इन मोस्ट केसेस इज़ वर्थ इट। नॉमिनेशन के बाद क्या होता है, एक दफ़ा फिर बता देता हूँ। नॉमिनेशन जब के बाद आपको एक मैसेज आता है CIC अकाउंट में, सिस्टम वुड आस्क कि डू यू एक्सेप्ट और रिजेक्ट दिस नॉमिनेशन। जब आप एक्सेप्ट करते हैं, सिस्टम वुड एक्सप्रेस एंट्री, सिस्टम आपके प्रोफाइल में 600 पॉइंट्स और ऐड कर देगा। जनरल या PNP ड्रॉ होगी, उसमें आपका स्कोर यकीनन उससे कट ऑफ से मोस्ट ऑफ द टाइम ज़्यादा होगा। तो आपको अब उसी CIC अकाउंट में एक इनविटेशन आएगा फ्रॉम फेडरल कि नाउ यू कैन सबमिट योर, यू हैव 60 days टू सबमिट योर PR एप्लीकेशन। दिस इज़ द पॉइंट जहाँ पे आपको अपना फैमिली का मेडिकल, पुलिस सर्टिफिकेट और दूसरे वो एडिशनल डॉक्यूमेंट जो अब तक नहीं मांगे गए थे वो देने पड़ेंगे। ओके, काफ़ी लोगों को शिकायत है कि ये तो डॉक्टर, इंजीनियर और सारे लोग निकल जा रहे हैं, हमारा क्या होगा। देखें, इस चीज़ से नहीं घबराएं, मैं आपको 2-3 चीज़ें दिखाना चाहूँगा। कुछ पेजेस अगर आप ये देखें, ये ड्रॉ है आपकी कल की, जिसके बारे में बहुत शोर है, जिसमें वेट, डेंटिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट, फार्मासिस्ट, कायरोप्रैक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, दुनिया जहाँ के सारे लोग आ गए हैं। ठीक है जी। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, और कल ही एक ड्रॉ हुई, उसी में इसी ड्रॉ में 481 से लेके 489 में अगर आपका CRS स्कोर था, तो आपको टेक रिलेटेड एनओसीज में भी इन्वाइट किया गया है, यानी वेब डिज़ाइनर है, सॉफ्टवेयर डेवलपर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनर है, डेटा साइंटिस्ट है, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम मैनेजर हैं, जो भी हैं, आपको इन एनओसीज में भी इन्वाइट किया गया। ठीक है। अब मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, क्योंकि कुछ लोग कहना कि वाई देर इज़ सो मच एक्साइटमेंट अबाउट इट। अब आपको एक चीज़ दिखाते हैं, इफ़ यू कैन सी माई स्क्रीन। ओके जी, ये देखें किस किस को बनाया गया है। ओके, एक ड्रॉ और है 2022 की, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ जी। कंप्यूटर इंजीनियर, डेंटिस्ट और वेट, ऑप्टोमेट्रिस्ट और पता नहीं किसको, स्पेशलिस्ट फिजिशियंस को भी बुलाया गया था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को बुलाया गया था, फार्मासिस्ट को बुलाया गया था। तो हम ये ड्रॉ क्यों नहीं डिस्कस कर रहे, जबकि इसकी बड़ी मजे की बात है कि तो इसका जो स्कोर है वो तो 326 है और अबव है। इतने लो स्कोर पे सितंबर में एक ड्रॉ ही नो बडी इज टॉकिंग अबाउट। इसकी वजह है, उसकी वजह है कि जी, दिस ड्रॉ वॉज ओंटारियो एक्सप्रेजेंटेटिव फ्रेंच स्पीकिंग स्किल वर्कर स्क्रीन। अगर फ्रेंच स्पीकर हैं आप, तो ये उनके लिए थी। इस ड्रॉ की ख़ास बात ये है, इस ड्रॉ की ख़ास बात ये है कि यहाँ पे आपको बाइलिंगुअल या फ्रेंच स्पीकर होने की ज़रूरत नहीं है, एंड यू गॉट आईडीए notification of interest only on the basis of your NOC and your DIS score. So this is the specialty of yesterday's draw. देखिए, मैं आपको ज़्यादा, ये ट्रेंड आपने देख लिया, 2023 की सबसे एक्साइटिंग ड्रॉ है। इससे पहले जो ड्रॉ ही उसमें क्या है, उसमें हम स्किल ट्रेड की अगर बात कर लें तो ये तब चीज़ें हमारे लिए काम की नहीं हैं, और हम 2020 देख लेते हैं। लेट्स से सितंबर में ड्रॉ हुई, ठीक है जी, सितंबर में ड्रॉ हुई, और ह्यूमन कैपिटल प्राइवेट स्ट्रीम में जिस तरह की जो ड्रॉ होती रही हैं,
उसमें आप ये देख रहे हैं कि डेटा साइंटिस्ट इस तरह के आईटी रिलेटेड एनालिसिस जो है वो बहुत डिमांड में रहे और हमेशा आते रहे। अच्छा, बाकी लोग कहाँ जाएंगे, उनका क्या होगा, क्या उनके लिए रे ऑफ होप है? बिल्कुल ओंटारियो उनके लिए रे ऑफ होप है। उनके लिए दो वो काम करने पड़ेंगे कि आपको ओंटारियो के लिए विजिबल होना पड़ेगा, प्राइमरी एनओसी वो चूज़ करना पड़ेगा जो हिस्टोरिकली इनवाइट करता रहे। अब वो कौन से एनओसी हैं, कुछ मैं एनओसीज आपको दिखाना चाहूँगा। देखें ये वही है, फ्रेंच स्पीकिंग। आप एक काम ये कर सकते हैं कि लेट मी शो यू समथिंग। ओके, दिस इज द स्टैटिस्टिक entrepreneur skill trade, no not this one। एक काम करते हैं, ओके जी, ह्यूमन कैपिटल प्रायोरिटी स्ट्रीम, ये एक ड्रॉ देख लेते हैं। दिसंबर 19 2022 की ड्रॉ थी, डेटा साइंटिस्ट वगैरह को बुलाया गया। अब एक काम करते हैं कि हम 2022 में क्यों नहीं चलते, 2021 में। ओके, कॉर्पोरेट सेल्स मैनेजर फॉर एग्जांपल मैंने एक ड्रॉ खोली है ह्यूमन कैपिटल प्रायोरिटी स्ट्रीम में। इससे पहले भी एक ड्रॉ भी मैं आपको एग्जांपल के तौर पे कहा, ऐसे बहुत सारी ड्रॉ हुई जिसमें ऐसे एनओसीज को भी बुलाया गया, इन्वाइट किया गया जो कि हेल्थ केयर से रिलेटेड नहीं है, जो आईटी से रिलेटेड नहीं है, और जिसमें उन लोगों को इन्वाइट किया गया जो कि 463 थे, 467 स्कोर रखते थे एट दैट पॉइंट इन टाइम। लेकिन ऑफ कोर्स ये उस वक्त के ब्रेकअप के मुताबिक कि पूल की स्ट्रेंथ क्या है और पूल में किस तरह की प्रोफाइल है। अब एनओसीज देखें, इंजीनियरिंग मैनेजर, ओके, मैनेजर इन हेल्थ केयर, चलिए आप तो अभी कॉर्पोरेट सेल्स मैनेजर यानी सेल्स वालों की भी है, कंस्ट्रक्शन मैनेजर, सिविल वाले सिविल इंजीनियर्स में जा सकते हैं, मैनेजर इन ट्रांसपोर्टेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाले जाते हैं, मैन्युफैक्चरिंग मैनेजर्स इंजीनियर्स भी हो सकते हैं, दूसरे मैनेजर्स भी हो सकते हैं, एचआर प्रोफेशनल्स। ओके, सो इफ़ यू लुक एट दिस, तो आपको बैंकिंग क्रेडिट भी नज़र आ रहा है, एडवर्टाइजमेंट भी नज़र आ रही है, तो इसका मतलब है अकाउंटिंग, सेल्स, मार्केटिंग, बैंकिंग, क्रेडिट, इंजीनियरिंग, ह्यूमन रिसोर्स, बिजनेस कंसल्टिंग। हिस्टोरिकली ओंटारियो हैज़ बीन इन्वाइटिंग अ लॉट ऑफ अदर एनओसीज। इसका मतलब है कि रे ऑफ होप है। आई होप कि मैंने आपको एक बहुत अच्छा ओवरव्यू दिया और आपकी बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हो गए। अगर आपको लगता है कि इसके बावजूद भी कोई ऐसा एरिया है जो इंपॉर्टेंट है लेकिन आपके सवाल का जवाब आपको नहीं मिला, इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, पोस्ट योर क्वेश्चन, व्हेन एवर आई बी एबल टू चेक इट आई विल रिस्पॉन्ड। दोबारा मैं बताते चलो, इस वीडियो को लाइक शेयर करने की और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सिंपली इस वीडियो को तवज्जो से सुने, देखें। आई ट्राई टू चूज़ माई वर्ड वेरी केयरफुली, आई ट्राई टू ब्रिंग एवरी ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन टू यू इन द सेंस कि आपको पता हो कि जी आपने अगर मिस भी कर दी है ड्रॉ तो आइंदा के लिए आपको क्या करना है। ऑल राइट गाइज, सी यू इन कैनेडा सून इंशाल्लाह।